नहीं पढ़ा है उससे बनेगा क्या? कोई बात नहीं, तो सीख सकते हैं, जरूर नहीं पढ़े हैं तभी यूज कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर क्या है? 8th वाला सर। 8th वाला, चलिए। तो देखो, बहुत सारी चीजें प्रोसेस में होगी जो आपको नहीं पता होगा। इवन मैं पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा तब भी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको नहीं पता होगा, इट्स ओके, तो उस टाइम सीख लेंगे। ये तो लर्निंग प्रोसेस में हो ना आप। तो जब मतलब जब जागो तब सवेरा, जब जरूरत पड़ी तब सीखेंगे, वैसा वाला है। तो आप चूंकि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो जरूरत पड़ेगी, देख लेते हैं क्या जरूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सीख लीजिए, वैसा है। तो इसमें है कि क्योंकि इतनी सारी चीजें दुनिया में है कि सब कुछ सबको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, बट जरूरत पड़ेगी तो फिर सीखेंगे, वैसा है। तो x1 x2 IID आपके पास है नॉर्मल 0 1, एंड y जो है x1 स्क्वायर। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखने को मिलेगा। तो अब यहाँ से मैं अगर आप उसमें, क्या आपको आइडिया है x1 स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, x2 स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आइडिया है आपका इसको? नॉर्म स्टैंडर्ड नॉर्मल का स्क्वायर ये होता है chi2 1, ये होगा chi2 1। अब इन दोनों का सम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो ये होगा chi2 2। ये सब थ्योरम है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल है, स्क्वायर विल फॉलो chi2 1, स्क्वायर विल फॉलो, ये सब अभी जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है ना उसके थ्योरम्स में आएगा आगे। तो अभी जो कंटिन्यू करूंगा तो थ्योरम्स बहुत सारे हैं, तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा, क्वेश्चन के थ्रू जो अभी पता चल गया आपको कि अगर x1 नॉर्मल 0 1 है तो x1 स्क्वायर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, x2 स्क्वायर भी सम ऑफ 2 काई स्क्वायर इज काई स्क्वायर, बस डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाता है तो 2 हो गया। और ये chi2 2 एक्चुअली इक्वल होता है एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/2 के, इक्वल इन द सेंस आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट रैंडम वेरिएबल, इक्वल नहीं है, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है। तो chi2 2 का पीडीएफ एक्सपोनेंशियल 1/2 का पीडीएफ सेम है, इन दोनों का पीडीएफ क्या होगा, जैसे y है तो chi2 है, chi2 का पीडीएफ वही एक्सपोनेंशियल 1/2 का है। तो fy ऑफ y बराबर होगा 1/2 e⁻−y/2 y मोर देन 0। तो ये इतनी चीजें हैं जो आपको यहाँ जरूरत पड़ी। पूछा क्या है आपसे, दे आस्क्ड यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ y मोर देन 7 गिवन y मोर देन 4। अब ये दो तरीका, या तो मैनुअली सॉल्व करो या एक है मेमोरी लेस प्रॉपर्टी, आप वो यूज कर सकते हो। तो यहाँ फिर एक नई चीज जरूरत पड़ी आपको। तो देखो एक क्वेश्चन में कितने सारे कॉन्सेप्ट है, नॉनो का स्क्वायर, काई स्क्वायर का सम, काई स्क्वायर एक्सपोनेंशियल। अब इसमें मैं मेमोरी लेस प्रॉपर्टी भी यूज कर सकता हूँ। तो मेमोरी लेस प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो मेमोरी लेस प्रॉपर्टी सिर्फ 2 डिस्ट्रीब्यूशन जो सेटिस्फाई करते हैं, कॉन्टिन्यूअस में एक्सपोनेंशियल, डिस्क्रीट में ज्योमेट्रिक। तो क्या कहता है ये कि प्रोबेबिलिटी, तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मेमोरी लेस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। और ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी x मोर देन t प्लस एस गिवन x मोर देन एस, दिस प्रोबेबिलिटी इज x मोर देन इक्वल टू t। तो ये है मेमोरी लेस प्रॉपर्टी, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इसको सेटिस्फाई करेगी। तो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो आप मुझे लगाइए, जरा लगा के बताइए, ये इसको यहाँ फिट कर सकते हो, बताओ किसका इक्वल आएगा अकॉर्डिंग टू दिस मेमोरी लेस प्रॉपर्टी फॉर्मूला, क्या लिखना चाहिए? y ग्रेटर देन। व्हाट? t के लिए रहेगा क्या सर? सर वाइस चला गया। बैटरी ना डाउन हो जाता है, क्या आप ये निकाल पाएंगे, अगर ये पीडीएफ पता है तो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी? यस सर। निकाल के बताइए, 3 से इन्फिनिटी में इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, या डायरेक्ट सीडीएफ भी यूज कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते करते आपको पता चलने लगेगा क्या करना। अभी इंटीग्रेट कर लो तो ये सीधा आ जाएगा e⁻³ आ जाएगा, ये आंसर आएगा, चेक कीजिए। यस सर ये। इसमें क्या क्या सीखने को मिला बताइए। सर ट्रांसफॉर्मेशन, मेमोरी लेस प्रॉपर्टी, एक डिस्ट्रीब्यूशन से दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन का स्विच करना। करना इसलिए भी जरूरी है कि आपको इससे दिखता है कि एक क्वेश्चन में 10-15 कॉन्सेप्ट हो सकते हैं जो एक साथ यूज होंगे। और जैसे बुक के जो एग्जांपल्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक एग्जांपल है, एक कॉन्सेप्ट यूज होगा। लेकिन जब आप डीपीपीस करेंगे हमारे, या मॉक टेस्ट करेंगे, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जैम गेट नेट जैम में, तो इन सब में क्या पता चलेगा आपको, एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां 5 10 20 कॉन्सेप्ट एक साथ यूज हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए। तो वैसा है, तो इसीलिए क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करना जरूरी है ताकि आपके लेवल इंप्रूव हो और आप एग्जाम में इजिली
वैसे क्वेश्चन टैकल कर सको जहाँ पे 10 15 20 कॉन्सेप्ट एक साथ यूज हो रहे हैं, वैसा जैसे ये क्वेश्चन हो गया तो आसान है। हालांकि अब अगर बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये आसान दिखेगा, मतलब ऐसे बताऊं तो जैम के लेवल पे ये आसान क्वेश्चन हुआ, वैसा है। बट आप सीख रहे हैं जो इनिशियल फेज में, अच्छा है। ये जो DPP 12705 है, इसको आप जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लीजिए, जितनी एटलीस्ट एक बार कीजिए, जो मुश्किल लगे स्टार लगा लीजिए, मतलब कहीं लिख के रख लीजिए कि DPP 1 में ये डाउट रहा, 2 और सेकंड टाइम जो आप करेंगे वही DPP, तो आप उन्हीं क्वेश्चन को कीजिए जो आपको पहली बार में मुश्किल लगे। मान लो ये क्वेश्चन पहली बार में नहीं हुआ, तो जो पहली बार में इजीली हो गया नेक्स्ट टाइम उसको मत करो, नेक्स्ट टाइम उसको करो जो पहली बार में मुश्किल लगे थे, जो आपसे नहीं हुए थे, आपने कहीं और से सीखा, तो सेकंड टाइम थर्ड टाइम फिर उसको करो जो सेकंड टाइम मुश्किल लगे, एंड सो ऑन। तो उससे क्या होगा, एक बार पूरा DPP आपके अच्छी पकड़ बन जाएगी, और एक DPP ढंग से कर लिया तो बाद में उस लेवल के सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे, चाहे वो किसी एग्जाम के PYQ है, किसी दूसरे DPP हो या दूसरे बुक के क्वेश्चन हो। मेनली हमें तो सीखना होता है ना, तो कहीं से भी अपना लेवल बढ़ा लो तो उस लेवल के जितने क्वेश्चन होंगे सब आसान हो जाएंगे। एनीवे ठीक है ना। यस सर। सर इसी का क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक सेकंड। ठीक है, तो 7 देख तो लेते हैं। उसको हम्म। उसमें क्वार्टाइल का है कि